आप किसी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव मूड के बारे में। सब्जेक्टिव मूड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अच्छे खासे लोगों का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि ये ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो ही नहीं करता है। इसमें हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस नहीं आता बल्कि केवल फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमें बिल्कुल यूनिक देखने में मिलती है, इसीलिए ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसमें बड़ी ही बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि सब्जेक्टिव मूड जो है आज के टाइम पे स्पोकन इंग्लिश में जो है, इसकी जगह पर मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। इसकी जगह पर मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें जो है सब्जेक्टिव मूड का ही प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ए टू जेड हम लोग डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उसके मैं रेफरेंस अभी दूंगा आपको। तो फ़िलहाल हम लोग उस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। हैड के साथ में पास्ट पार्टिसिपल कब आता है ये देखेंगे। इफ़ आई वर यू ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देखेंगे। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है ये देखेंगे। कुछ खास एडजेक्टिव्स होती हैं उनके बाद आपका सब्जेक्टिव मूड आता है। कुछ खास वर्ब्स होती हैं इनके बाद आपका सब्जेक्टिव मूड आता है। एक एक पॉइंट को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे, गहराई से देखेंगे और उनको समझेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी सब्जेक्टिव मूड के बारे में डिटेल बता चुका हूँ, जिसमें इम्परेटिव मूड और इंडिकेटिव मूड के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बता चुका हूँ। सब्जेक्टिव मूड को सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती ही नहीं है। यही इसमें खासियत है, ये इसकी खूबसूरती है, तो यही इसमें समझना होता है। इसके अलावा सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, कुछ खास आपके मूड होते हैं, पॉसिबिलिटी विशेस हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, उनमें कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा कुछ खास वर्ब्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनके साथ में आपका सब्जेक्टिव मूड यूज़ होता है, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करना चाहते हो, तो आप मुझे उपहार क्लासेस के नाम से सभी जगह पर टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम है ना, इंस्टाग्राम, कू ऐप, सभी जगह पर मुझे फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच ग्रामर का पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे उपहार क्लासेस ऐप से जाकर के पढ़ सकते हो। आपको करना क्या होगा कि आप प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ पर उपहार क्लासेस सर्च करना। वहाँ पर आपको उपहार क्लासेस बाय सुमित सर नाम से ऐप मिल जाएगा, जिसका लोगो ये है। आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना उपहार क्लासेस के नाम से और मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। उसके बाद ऐप के अंदर आपको ये बैच दिखाई देगा जो कि 499 में केवल आपको मिल जाएगा। अगर आप रैन एंड मार्टिन का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट बैच ए टू जेड सब कुछ मैंने पढ़ा रखा उसमें, और बहुत सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, अपनी खुद की थ्योरी भी मैंने दे रखी है, सब कुछ डिटेल पढ़ा रखा है। अगर आप ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो केवल 499 में आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो जल्दी कीजिए, इस बैच को तुरंत ही बाय कीजिए। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, सब्जेक्टिव मूड। द सब्जेक्टिव मूड इज़ अ मूड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी। इसका क्या पर्पज़ होता है, तो ये एक्सप्रेस करता है नेसेसिटी को, अनरियलिटी को, जो रियलिटी ना हो वो, विशेस को और होप्स को। इट इज़ यूजुअली difficult to notice as it has no distinct form in current English। अब इसमें नोटिस करना इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पर जो मूड यूज़ होता है, सब्जेक्टिव मूड मैंने बताया था, उसमें मॉडल वर्ब्स यूज़ होती हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर सब्जेक्टिव मूड को अगर सीखना होगा तो उसके हमें प्रॉपर रूल्स मालूम होने चाहिए, अदरवाइज़ हम उसको नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मैंने जो अभी 3 वीडियोस का रेफरेंस दिया है उनको जा कर के ज़रूर देख लेना। उनमें बड़ी ही गहराई से मैंने एक एक वर्ड को उठाया है, उसके रूल्स बताए हैं, और बहुत सारे रूल्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा ही।
तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस है या नहीं, अगर वो चीज़ वहाँ पर इंडिकेट नहीं की जा रही है। तो क्या चीज़ें हैं वो भी आइए अब डिस्कस करेंगे। ओनली दोज दैट रिजेंबल अदर वर्ब्स फॉर्म बियर इन्फिनेटिव, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट एसेट्रा, ये सब सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्टिव मूड में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कि पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है आपका। पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव हैज़ द सेम फॉर्म एज द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी जो वर्ब यूज़ होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेम ठीक उसके जैसे ही यूज़ होती है, जिसमें हम यूज़ करते हैं हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज़ यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड एक्सप्रेसेस अनरियल पास्ट सिचुएशंस। जैसे कि आई विश दे हैड अराइव्ड ऑन टाइम, काश वे समय पर आ चुके होते, बट दे डिडंट अराइव ऑन टाइम, लेकिन वे समय पर नहीं आए। मैंने बताया था अनरियलिटी हो, मतलब अनरियल सिचुएशन हो, कोई ऐसी बात हो जो हुई ना हो, वहाँ पर सब्जेक्टिव मूड का हम लोग यूज़ करते हैं। काश वे समय पर आ चुके होते लेकिन वे नहीं आए, इसका मतलब ये हुआ। आई वुड हैव बाउट द ड्रेस इफ़ देयर हैड नॉट बीन सच अ क्यू। अगर वहाँ पर अगर लंबी लाइन ना लगी होती तो मैंने वह ड्रेस खरीद ली होती, लेकिन लंबी लाइन होने वजह से मैंने वो ड्रेस नहीं खरीदी। इसका इम्प्लाइड मीनिंग ज़रूर निकलता है, इसका दूसरा मीनिंग ज़रूर निकलेगा, ये आपको समझना होगा। ठीक है। शी वुड रदर आई हैड गॉन टू बेड अर्लियर, आई डिडंट गो टू बेड अर्ली। शी वुड रदर आई हैड गॉन टू बेड अर्ली, मतलब मुझे बेड पर जल्दी जाना चाहिए था, मुझे जल्दी सो जाना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी नहीं सोया। तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकला, मैं जल्दी नहीं सोया। ही सीम्स, वो ऐसा लगता है मानो कि ही हैड नॉट स्लेप्ट फॉर मैनी डेज, उसको देख के ऐसा लगता है वो कई दिनों से सोया ना हो। ही सीम्स नॉट टू हैव स्लेप्ट फॉर डेज बट ही हैज़, उसको देख के ऐसा लगता है वो कई दिनों से सोया नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सोया है। तो पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड में हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसका एक इम्प्लाइड मीनिंग निकलता है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और यही इसके मीनिंग निकलते हैं। अब बात करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड के बारे में। पास्ट सब्जेक्टिव मूड हैज़ द सेम फॉर्म एज द पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द वर्ब बी। बी का मतलब वॉज या वर। ट्रेडिशनली पास्ट सब्जेक्टिव फॉर्म बी इज़ वर। बी का मतलब होता है वर। वर का यूज़ करेंगे हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट में। फॉर ऑल पर्सन, चाहे कोई हो, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, हम वर का ही यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव मूड में, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, चाहे कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल कोई मतलब नहीं है। आई, ही, शी, इट, वॉज इज़ मोर कॉमन। आज के टाइम पर जो यूज़ लोग करते हैं वो आई, ही, शी, इट के साथ में वॉज यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है, आपको वहाँ पर वर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो इफ़ आई वर यू ऐसे सेंटेंसेस सही माने जाते हैं सब्जेक्टिव मूड में, जो कि अनरियल माने जाते हैं, जो रियल नहीं होते हैं। द पास्ट सब्जेक्टिव इज यूज्ड इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड रेफर्स टू अनरियल और अनप्रोबेबल प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशंस। ये अनरियल, इम्प्रोबेबल, प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड अप्लाई राइट नाउ, तो मैं अप्लाई कर देता। आई एम नॉट यू, इसका मतलब क्या, मैं तुम तो हो ही नहीं, मैं तुम्हारी जगह न था न हूँ, न मैंने अप्लाई किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कर देता, ना ही था ना ही मैंने अप्लाई किया। तो अनरियल सिचुएशन के बारे में बातचीत यहाँ पर चल रही है। अगर इफ़ आई वॉज यू कर देता तो रियल में वो चीज़ हो सकती थी, लेकिन वो हुई नहीं।
अगर कोई चीज़ अनरियल है तो आई वर ही लिखना पड़ेगा, अगर रियल हो सकती है तो आई वॉज लिखूँगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वॉट वुड यू डू इफ़ यू वॉन द लॉटरी, तुम क्या करोगे अगर तुम लॉटरी जीत जाओ। यू प्रोबेबली वॉन्ट विन द लॉटरी, फ़िलहाल तो तुमने लॉटरी जीती नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है कि अगर तुम लॉटरी जीत जाओगे तो तुम क्या करते। अगर तुम लॉटरी जीत जाते तो तुम क्या करते। लेकिन ये तो क्लियर है तुमने लॉटरी जीती नहीं है, लेकिन जीत जाते तो तुम क्या कर लेते, ये पूछा जा रहा है। इट्स टाइम द किड्स वर इन बेड, इट्स टाइम यही समय के बच्चे बिस्तर में होंगे, या बच्चे सोचा जा रहा है कैसा कि वो होंगे, लेकिन ये अनरियल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि वर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या निकला, किड्स आर नॉट इन द बेड, कि वो सो नहीं रहे हैं। इट्स टाइम द किड्स वर इन द बेड, यही समय के बच्चों को समय पर सोना चाहिए था, लेकिन वो सो नहीं रहे हैं। आई विश यू वर हियर, काश तुम यहाँ पर होते, लेकिन इसका मतलब क्या निकला, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं हो। सब्जेक्टिव मूड अनरियल सिचुएशन को प्रेजेंट ये कर रहा है। प्रेजेंट फ्यूचर को भी इंडिकेट ही कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। काश तुम यहाँ पर होते, पास्ट को। आई वुड रदर योर फ्रेंड स्टॉप्ड कॉलिंग यू इन द मिडल ऑफ द नाइट, आई वुड रदर योर फ्रेंड स्टॉप, मेरे बस चलता ना तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को रोक देता कॉलिंग यू इन द मिडल ऑफ द नाइट, बीच रात में जो कॉल वो करता है ना, तो मेरा बस चले तो मैं उसको रोक देता। योर बॉयफ्रेंड कीप्स कॉलिंग यू, लेकिन वो तो लगातार करता ही रहता कॉल, उसको कैसे रोका जाए। ही लुक्स एज इफ ही न्यू द आंसर, उसको देख के ऐसा लगता है कि उसको आंसर मालूम हो। ही गिव्स द इम्प्रेशन दैट ही नोज द आंसर बट ही प्रोबेबली डजंट, उसको देख के ऐसा लगता है कि वो आंसर जानता हो, उसको देख के ऐसा लगता है मानो कि वो आंसर जानता हो, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो जानता हो, लेकिन वो एक्चुअली में जानता नहीं है। तो ये सारी वर्ब्स जो हैं वो अनरियल सिचुएशन को इंडिकेट कर रही हैं, यही कहलाता है सब्जेक्टिव मूड। अब बात करते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के बारे में। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड इज आइडेंटिकल टू द बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब in all persons including the third person singular, no final s. It is usually used in formal or literary style. क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। इन सर्टेन सेट फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस निश्चित होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, जैसे कि आई सी वॉट यू मीन, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा क्या मतलब है। बी दैट एज इट में, बी दैट एज इट में, जैसा है उसका वैसा बने रहने दो। आई कांट एग्री विद यू इवन सो स्टिल, मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा क्या मतलब था, और जो तुमने कहा उसको वैसा बने रहने दो, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। इवन सो स्टिल, और मैं अब भी सहमत नहीं हूँ। कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए। आई विल नॉट रिजाइन, मैं रिजाइन नहीं करूँगा। वॉट एवर हैपन्स, कम वॉट में का मतलब क्या हुआ, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं रिजाइन नहीं करूँगा। तो ध्यान क्या देना है, कम वॉट में कुछ भी हो जाए तो मैं रिजाइन नहीं करूँगा, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। इन एक्सक्लेमेशंस दैट एक्सप्रेस अ विश और होप, एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस में जो कि विश या होप को इंडिकेट करते हैं, वहाँ पर भी सब्जेक्टिव मूड का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि रेस्ट इन पीस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ब्लेस यू, ठीक है। गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा की मदद करे। सेव फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, गॉड सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर सेव फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, क्योंकि ये विश किया जा रहा है, ये प्रे की जा रही है ईश्वर से। आफ्टर एडजेक्टिव सच एज इम्पॉर्टेंट, एसेंशियल, वाइटल एसेट्रा, कुछ खास एडजेक्टिव्स होती हैं जिसके अंदर ना तो टाइम होता है ना ही टेंस होता है। ये दो चीज़ नोट कर लीजिए, जिसके अंदर ना टाइम हो ना टेंस हो, जिसको ना टाइम से लेना देना ना टेंस से लेना देना है, वहाँ पर हम लोग
सब्जेंक्टिव मूड का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि इट इज़ या इट वॉज, फिर एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, फिर दैट का यूज़ करेंगे। याद रखना यहाँ पे दैट आना कंपलसरी है। कैन बी फॉलोड बाई अ प्रेजेंट सब्जेंक्टिव इफ द एडजेक्टिव एक्सप्रेसेस इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी और दैट समथिंग शुड बी डन। क्या है मतलब, मैं समझाता हूँ आपको। इट इज़ वाइटल दैट एवरीबडी गेट देयर बिफोर द एग्जामिनेशन बिगिन। ये ज़रूरी है कि सभी लोग एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले वहाँ पहुँच जाएं। तो देखो यहाँ पे कोई समय के बारे में बात हो नहीं रही, ना कोई टाइम के बारे में बात हो रही है, और इट इज़ के साथ में वाइटल का यूज़ किया गया है और फिर आपका आया है दैट। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया है। समबडी सिंगुलर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गेट्स की जगह गेट लिखा जाएगा, तो इसलिए सेंटेंस हमारा सब्जेंटिव मूड लिखा जाएगा। आज के टाइम पर क्या होता है कि मॉडल वर्ब यूज़ कर देते हैं शुड या मस्ट गेट देयर बिफोर द एग्जामिनेशन, शुड गेट देयर बिफोर द एग्जामिनेशन, ऐसा यूज़ कर देते हैं। तो अगर मॉडल वर्ब यूज़ नहीं की जा रही तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, आपको याद रखना है प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड में। एक और देखिए, इट इज़ डिज़ायरेबल दैट मिस्टर वर्मा हैंड इन हिज रेजिग्नेशन। तो मिस्टर वर्मा सिंगुलर है और हैंड आपका फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, एस और यस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिज़ायरेबल शब्द के अंदर ना तो टाइम है ना ही टेंस है। क्लियर? इसीलिए ना तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब फर्स्ट फॉर्म को मतलब एस और यस वगैरह कुछ नहीं आएगी और फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि बेयर इंफिनिटिव आएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू बी, ना तो इज आएगा, ना एम, ना आर, ना वॉज, ना वर, कुछ नहीं, केवल बी। यू बी एट होम व्हेन द लॉयर्स अराइव। ये ज़रूरी है कि तुम घर पर हो जब लॉयर्स आ जाएं। तो अब कैसे यूज़ करते हैं, यू शुड बी एट होम, लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब अगर यूज़ नहीं करनी तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी, जो कि बी का यूज़ करेंगे। देखने में अजीब लग रहा है लेकिन इसको ऐसे ही लिखा जाता है। इट इज़ एसेंशियल दैट द कार बी वेटिंग एट द एयरपोर्ट। अगर हमें बी फॉर्म के साथ यानी कि आईएनजी फॉर्म के साथ में, यानी कि एज ए मार्क के साथ में आईएनजी वर्ब लगानी तो वो लगेगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बी फॉर्म ही लगेगी, आपको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, बगल में उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर मैं यहाँ पे शुड भी कर दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में, शुड बी वेटिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर बी वेटिंग शब्द बिल्कुल हमारा सही है। अजीब शब्द ही हमारे लिए एग्ज़ाम में रखे जाते हैं, यही एग्ज़ामिनर की खासियत होती है कि वो शब्द रखता है, वो सेंटेंस, वो स्ट्रक्चर, वो एग्जाम्पल्स, वो रूल रखता है जो लोगों को मालूम नहीं होते हैं, और यही आपको सीखना है। इट इज़ इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब एसेंस इम्पॉर्टेंट ही होता है, ठीक है, याद कर लीजिए। इट इज़ इम्परेटिव दैट प्रोडक्ट्स बी टेस्टेड केयरफुली, कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो केयरफुली टेस्टेड किए जाएं। तो बी के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, ये आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पैसिव हो चाहे कॉन्टिन्यूस हो, वो आपका बी यानी कि बेस फॉर्म में ही लिखा जाएगा। इन सच सेंटेंसेस द प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड कैन रिप्लेस विद द लेस फॉर्मल शुड प्लस इन्फिनेटिव। मैंने अभी बताया था, आप चाहें तो आप शुड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इट इज़ वाइटल दैट एवरीबडी शुड गेट देयर बिफोर द एग्जामिनेशन। मैंने वही बोला था, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप शुड का यूज़ कर दो, गेट फर्स्ट फॉर्म आपकी सही मानी जाएगी। कुछ वर्ब्स और होती हैं जैसे कि इंसिस्ट है, सजेस्ट है, रिकमेंड है, इनके अंदर भी ना टाइम होता है ना टेंस होता है, इसलिए इन वर्ब्स के साथ में भी हम लोग फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, मतलब सब्जेंटिव मूड का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि राम इंसिस्टेड दैट, और दैट आना कंपलसरी सभी में, ये आपको याद रखना है, दैट आएगा ही आएगा, यहाँ पर भी दैट लगा हुआ है। आई ट्राई हिज न्यू मफिन रेसिपी। राम ने इंसिस्ट किया कि मुझे उसकी न्यू मफिन रेसिपी जो वो ट्राई करनी चाहिए। अब आपके मन होगा सर कि आई के साथ में तो ट्राई आता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मानता हूँ मैं। आई की जगह अगर मैं ही कर दूँ
तभी ट्राई ही रहेगा, ट्राइस नहीं होगा। अब यहाँ पर शुड ट्राई कर दो तो भी सेंटेंस सही माना जाएगा। आई सजेस्ट दैट योर कज़न अप्लाई एट वंस, कजन सिंगुलर है फिर भी यहाँ पर अप्लाई लिखा गया, अप्लाइज नहीं होगा। शुड मस्ट वगैरह कर सकते हो तो भी सेंटेंस सही माना जाएगा। राम वॉज इंजर्ड लास्ट वीक, राम वॉज इंजर्ड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह राम इंजर्ड हो गया। एंड द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट, और डॉक्टर ने रिकमेंड किया क्या, ही नॉट प्ले। अब फिर से खासियत देखिए कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट नोट लगाना पड़ेगा। नोट करते हैं ना इस बात को अच्छी तरह से कि नेगेटिव अगर बनाना है तो केवल नोट लगेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, नोट कर लेना। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट प्ले इन द नेक्स्ट मैच, इंपॉर्टेंट ये बात याद करने वाली थी। अगेन द प्रेजेंट सब्जेक्टिव कैन बी रिप्लेस्ड विथ शुड इन्फिनेटिव इन लेस फॉर्मल स्टाइल। वही बोला आपको, आई सजेस्ट दैट योर कजन शुड अप्लाई एट वंस, तुरंत उसको अप्लाई कर देना चाहिए। अब यहाँ पर भी योर कजन शुड अप्लाई, आई शुड ट्राई हो जाएगा, यहाँ पर ही शुड नॉट प्ले इन द नेक्स्ट मैच, यहाँ पर शुड नॉट हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस को सही तरह से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये रूल्स आपको थोड़े अजीब लगे होंगे अगर आपने पहली बार सब्जेक्टिव मूड के लेक्चर देखा होगा तो, क्योंकि जो अजीब होता है, जो बिल्कुल वियर्ड देखने में लगता है, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। इसको नोट डाउन कीजिए, इनके नोट्स बनाइए और इनको अच्छे से पढ़िए। और आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए हैं और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इस दिए गए यूपी आईडी पर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। किसी भी ऐप से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मुझे पे कर सकते हो, जो इच्छा है वो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।